दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग संडे स्पेशल सीरीज का पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 अच्छे से पढ़ लिया है। अगर उसका वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। संडे स्पेशल सीरीज में हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन का रिवीजन भी करते हैं। वीडियो से संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या? कह रहा है कि इन ए स्टेयर केस ए लार्ज बलस्टर आर पोस्ट यूज टू द एंकर द हैंडरेल इज नोन एज। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि इन ए स्टेयर केस, किसी भी स्टेयर केस में ए लार्ज बलस्टर, एक लार्ज बलस्टर आर पोस्ट जो कि हम यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं? टू द एंकर द हैंडरेल इज नोन एज, क्या कहलाता है? नवल कहलाता है। 4 वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये फिगर दिया हुआ है, देखिए ध्यान से इसको। यहाँ पर दिया है आपका ये हैंडरेल है, क्या है ये आपका हैंडरेल है। और यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये आपका ट्रेड है, क्या है? ये जो होता है आपका ये ट्रेड होता है। उसके बाद ये आपका राइज होता है। यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग दिया हुआ है, ये आपका क्या होता है? ये स्ट्रिंग होता है। ये आपका जो है नवल पोस्ट है, क्या है? ये नवल पोस्ट है। उसके बाद ये फ्लोर लेवल दिया हुआ है। ये जो आपका दिया हुआ है ये स्लोप, इस स्लोप को कहते हैं लाइन ऑफ नोजिंग। क्या कहते हैं इसको? लाइन ऑफ नोजिंग कहते हैं। और ये आपका जो फिगर दिया हुआ है इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं बलिस्टर। क्या कहते हैं इसको? बलिस्टर कहते हैं। तो इस फिगर को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो इस वीडियो से संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग पढ़ सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि आवासीय भवन में जीने की चौड़ाई कितनी होती है? जीना मतलब स्टेयर। क्या है कि आवासीय भवनों में स्टेयर की चौड़ाई कितनी होती है? तो कितना होता है? 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? इज नॉट लेस देन 75 सेंटीमीटर। कितना होता है? 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। किसके केस में है? ये तो आपका है आवासीय भवन के केस में होता है। और सार्वजनिक भवनों में कितना होता है? तो सार्वजनिक भवनों में 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इज नॉट लेस देन 1.2 मीटर 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को समझिए। आवासीय भवनों में स्टेयर की जो चौड़ाई होती है वो 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और सार्वजनिक भवनों में जो स्टेयर की चौड़ाई होती है वो 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये। उसके बाद आपका ये होता है कि जो स्टेयर की पिच होती है, क्या होता है? स्टेयर की पिच जो बोले तो क्या होता है? ये कितना होना चाहिए? स्टेयर की जो पिच होती है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? 25 डिग्री होना चाहिए। और मैक्सिमम कितना होता है? 40 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन बनता है कि जो स्टेयर की पिच होती है वो मिनिमम कितना रखा जाता है और मैक्सिमम कितना रखा जाता है? तो स्टेयर की जो पिच होती है वो मिनिमम 25 डिग्री होता है और मैक्सिमम कितना होता है? 40 डिग्री होता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट होता है। अभी हमने आपको बताया कि ट्रेड, स्टेयर की जो ट्रेड होती है वो स्टैंडर्ड ट्रेड कितना रखा जाता है स्टेयर में। क्वेश्चन ये बनता है कि स्टेयर में जो ट्रेड होता है उसका मानक मान कितना होता है? तो स्टैंडर्ड ट्रेड का मान कितना होता है? ये होता है आपका लगभग 30 सेंटीमीटर। कितना होता है? 30 सेंटीमीटर होता है, 30 सेंटीमीटर होता है। और राइज का मान कितना होता है? राइज जो होता है वो स्टैंडर्ड कितना होता है? 15 सेंटीमीटर होता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टैंडर्ड ट्रेड का मान कितना होता है? 30 सेंटीमीटर होता है और स्टैंडर्ड राइज का मान कितना होता है? 15 सेंटीमीटर होता है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि ट्रेड प्लस राइज का मान कितना होता है? तो ट्रेड प्लस राइज का मान कितना होता है? लगभग 40 से लेकर 45 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर के बीच में रखा जाता है। क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि ट्रेड और राइज का गुणनफल का मान कितना होता है? ट्रेड और राइज को अगर गुणा किया जाए तो इसका मान कितना होता है? तो लगभग आपका होता है 375 से लेकर 450 सेंटीमीटर। कितना होता है? 375 से लेकर 450 सेंटीमीटर होता है। ये आपका टी इंटू राइज का मान होता है। टी इंटू आर मतलब ट्रेड और राइज की गुणनफल का मान होता है ये। उसके बाद आपका क्वेश्चन एक और बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रेड प्लस 2 इंटू राइज क्या होता है? ट्रेड प्लस 2 इंटू राइज का मान कितना होता है? तो लगभग आपका होता है ये 55 से लेकर के 65 सेंटीमीटर के बीच में। कितना होता है? 55 से लेकर के 65 सेंटीमीटर के बीच में रखा जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आवासीय भवनों में
ट्रेड का मान कितना रखा जाता है। क्या क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, क्या होता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, उसमें ट्रेड का मान कितना होता है। तो कितना होता है इसमें 23 सेंटीमीटर होता है। देखिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ट्रेड का मान कितना होता है, तो 23 सेंटीमीटर रखा जाता है। अच्छा ये तो हो गया ट्रेड का मान। राइज का मान कितना होता है, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में राइज का मान जो होता है वो आपका होता है 15 सेंटीमीटर। कितना होता है, ट्रेड का मान होता है 23 सेंटीमीटर और राइज का मान कितना होता है 15 सेंटीमीटर होता है। अच्छा ये तो हो गया आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात। अगर हम पब्लिक बिल्डिंग की बात करें या सार्वजनिक भवनों की बात करें, तो सार्वजनिक भवन मतलब पब्लिक बिल्डिंग में ट्रेड का मान कितना होता है, पब्लिक बिल्डिंग में ट्रेड का मान कितना होता है, तो ये होता है आपका 27 to 30 सेंटीमीटर। कितना होता है 27 to 30 सेंटीमीटर, ये होता है आपका पब्लिक बिल्डिंग में ट्रेड का मान होता है। अच्छा पब्लिक बिल्डिंग में राइज का मान कितना होता है, तो पब्लिक बिल्डिंग में राइज का मान होता है 13 to 15 सेंटीमीटर। कितना होता है 13 to 15 सेंटीमीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे का ये क्वेश्चन बनता है, जो स्टेयर में फ्लाइट होती है उनकी संख्या कितनी होती है। अच्छा स्टेयर में फ्लाइट आप समझ रहे होंगे, नंबर कदमचे बोलते हैं इसको हिंदी में। तो स्टेयर में जो फ्लाइट होती है उनकी मिनिमम और मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, ये क्वेश्चन बनता है। तो स्टेयर में जो फ्लाइट होती है, फ्लाइट का मिनिमम मान कितना होता है 3 होता है और मैक्सिमम मान कितना होता है 12 होता है। इसका मतलब ये है कि स्टेयर में जो फ्लाइट होती है वो 3 से 12 के बीच में रखा, यानी 3 से 12 के बीच में रखा जाता है। जो स्टेयर में फ्लाइट का मान होता है, मिनिमम कितना होता है 3 होता है और मैक्सिमम कितना होता है 12 होता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे क्वेश्चन ये बनता है कि जो लैडर होता है, लैडर आप लोग समझते होंगे, स्टेयर होता है, एक होता है लैडर। तो जो लैडर होता है, लैडर की चौड़ाई कितनी रखी जाती है। क्वेश्चन ये बनता है जो लैडर होता है उसकी चौड़ाई कितनी रखी जाती है, तो लगभग आपका होता है 40 to 60 सेंटीमीटर। कितना होता है 40 to 60 सेंटीमीटर होता है। लैडर की जो चौड़ाई होती है वो 40 to 60 सेंटीमीटर रखते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि जो लैडर होता है उसमें स्लोप कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, स्लोप कितना होना चाहिए। तो स्लोप का मान कितना होता है आपका, लगभग 70 डिग्री टू 50 डिग्री होता है। कितना होता है 70 डिग्री टू 50 डिग्री, 70 डिग्री टू 50 डिग्री होता है किसका, लैडर में स्लोप का मान होता है। मिनिमम जो होता है आपका 50 डिग्री होता है, मैक्सिमम कितना होता है 70 डिग्री होता है। अच्छा ये तो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन ये बनता है कि स्टेयर में ईंट चिनाई मसाला जो होता है उसका रेशियो क्या होता है। क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन आपका ये बना कि स्टेयर में जो ईंट चिनाई मसाला हम यूज़ करते हैं उसका रेशियो कितना होता है, तो वो 1:4 होता है। कितना होता है 1:4 होता है। ये तो हो गया किसके लिए, स्टेयर में ईंट चिनाई मसाले में जो मसाले का रेशियो होता है कितना होता है, वो 1:4 का होता है। ऐसे अर्च में अगर हम आपसे बात करें, किसमें, अर्च में क्या बोलते हैं, इसका रेशियो कितना होता है, तो अर्च में होता है 1:3 का। अर्च में कितना होता है 1:3 का होता है। आगे आपका ये बनता है कि स्टेयर में फ्लाइट में, यानी स्टेयर की जो फ्लाइट होती है उस फ्लाइट में सीमेंट प्लास्टर का रेशियो कितना होता है। स्टेयर में क्या हमने बोला, हमने ये बोला कि स्टेयर की जो फ्लाइट होती है उस फ्लाइट में सीमेंट मसाले का रेशियो कितना होता है, तो वो भी आपका 1:4 ही होता है। तो ये भी आप ध्यान में दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। आगे आपका क्वेश्चन ये बनता है कि रैंप की ढाल, यानी रैंप आप समझते होंगे, रैंप जो होता है उसमें रैंप की ढाल कितना दी जाती है। ये क्वेश्चन आपका यूपी SSC जेई वाले क्वेश्चन में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है। ये कह रहा है कि रैंप की जो ढाल होती है वो कितना होता है, तो वो रखा जाता है 1:10। कितना होता है 1:10 का रेशियो होता है रैंप की ढाल में। तो इस तरह से इतने क्वेश्चन जो है हम लोगों ने पढ़ लिए हैं किससे संबंधित, स्टेयर से संबंधित। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि द टाइम पीरियड दैट इलेप्स फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ इट्स सोइंग टू द इंस्टेंट ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड। क्या दिया है, कह रहा है कि फसल की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे क्रॉप पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे क्रॉप पीरियड कहते हैं। तो आइए इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पहली बात तो ये समझिए कि इरिगेशन से ये संबंधित क्वेश्चन है। तो इरिगेशन में कुछ फार्मूले होते हैं, हम लोग आज यहाँ पर उन फार्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला तो ये कि अपवाह ज्ञात करने के लिए, अपवाह आप समझ रहे होंगे, रन ऑफ बोलते हैं उसको। तो अपवाह ज्ञात करने के लिए लेसी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है,
क्या होता है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन आपको बताया कि अपवाह ज्ञात करने के लिए लेसी थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे। तो लेसी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो आर बराबर होता है P/1 + 304.8 इंटू एफ अपान में क्या होता है आपका P/S होता है। क्वेश्चन को समझिए, हमने ये कहा कि अपवाह ज्ञात करने के लिए लेसी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, वो आर बराबर होता है P/1 + 304.8 इंटू एफ अपान में क्या होता है PS होता है। तो ये फार्मूला होता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन आपका बनता है खोसला फार्मूला। क्या बनता है यहाँ पर, खोसला फार्मूला। तो खोसला फार्मूला क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर खोसला फार्मूला में जो होता है वो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है P-4.81 इंटू टी होता है। क्या होता है, P-4.81 इंटू टी होता है। ये जो है आपका है खोसला फार्मूला होता है। क्या है ये, खोसला फार्मूला होता है। इसके बाद क्वेश्चन आपका बनता है कि मैक्सिमम रन ऑफ ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। क्या होता है, मैक्सिमम रन ऑफ ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, तो होता है Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है AIR अपान 360। क्या होता है, AIR अपान 360 होता है। ये होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड में। क्या होता है, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में होता है। लेकिन अगर हम Q बराबर 10 AIR भी लिखते हैं, 10 AIR भी लिखते हैं, ये किस में होता है, ये होता है मीटर क्यूब पर आवर में। क्या होता है, ये मीटर क्यूब पर आवर में होता है। मैक्सिमम रन ऑफ ज्ञात करने का फार्मूला जो होता है Q बराबर AIR अपान 360 होता है, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में होता है। उसके बाद Q बराबर क्या होता है, 10 AIR होता है, जो कि मीटर क्यूब पर आवर में लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आयताकार वियर के लिए डिस्चार्ज का मान कितना होता है। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि आयताकार वियर के लिए डिस्चार्ज का मान कितना होता है। तो Q बराबर होता है 2/3 CD इंटू बी इंटू √2G और H पे पावर कितना होता है, 3/2 होता है। क्या होता है, Q बराबर होता है 2/3 CD इंटू बी इंटू √2G, H पे पावर कितना होता है, 3/2 होता है। तो ये आपका आयताकार वियर के लिए डिस्चार्ज ज्ञात करने का फार्मूला था। इसके बाद आपका एक फ्रांसिस फार्मूला होता है। क्या होता है, एक फ्रांसिस फार्मूला होता है। ये क्या होता है, तो फ्रांसिस फार्मूला में होता है Q बराबर 1.84। क्या होता है, Q बराबर 1.84, फिर कोष्टक में होता है B माइनस होता है 0.1 इंटू N इंटू H। क्या होता है, देखिए Q बराबर होता है 1.84, कोष्टक में B माइनस 0.1 इंटू N इंटू H, फिर कोष्टक बंद होता है। उसके बाद H पे पावर कितना होता है, 3/2 होता है। तो ये आपका फ्रांसिस फार्मूला है। फ्रांसिस फार्मूला बराबर क्या होता है, Q बराबर 1.84, कोष्टक में B माइनस 0.1 इंटू N इंटू H और H पे पावर कितना होता है, 3/2 होता है। तो ये फार्मूला है, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों का एक फार्मूला होता है रिव फार्मूला। क्या बोलते हैं उसको, रिव फार्मूला बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिव फार्मूला में होता है Q बराबर CM पे पावर 2/3 होता है। क्या होता है, Q बराबर CM पे पावर 2/3 होता है। ऐसे ही डिक्केन फार्मूला होता है। तो डिक्केन फार्मूला क्या होता है, वहाँ पे होता है Q बराबर CM पे पावर 3/4 होता है, 3/4 होता है। याद रखिएगा, रिव फार्मूले में Q बराबर क्या होता है, CM पे पावर 2/3 होता है, और डिक्केन फार्मूले में Q बराबर क्या होता है, CM पे पावर 3/4 होता है। तो ये भी फार्मूला है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है इंग्लिश फार्मूला। क्या होता है, इंग्लिश फार्मूला नॉर्मली कितना रखा जाता है। तो इंग्लिश फार्मूला में Q बराबर होता है 124M अपान में √ क्या हो जाएगा यहाँ पर, M प्लस 10.40। क्या होता है, Q बराबर होता है 124M अपान में √ M प्लस 10.40 होता है। किसका ये फार्मूला, ये इंग्लिश फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, ये इंग्लिश फार्मूला होता है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 124 इंटू में क्या हो जाएगा, √M। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन ये बनता है कि जो इंग्लिश फार्मूला होता है वो महाराष्ट्र के पहाड़ी एरिया के लिए और महाराष्ट्र के मैदानी क्षेत्र के लिए कितना रखा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश फार्मूला जो होता है किसके लिए, महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्र के लिए, मतलब हिल एरिया के लिए कितना होता है। तो वहाँ पे R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है 0.85P, उसके बाद माइनस कितना होता है, 30.5 होता है।
क्या होता है, हमने ये कहा कि इंग्लिश फार्मूला जो होता है महाराष्ट्र की पहाड़ी एरिया के लिए कितना होता है, आर बराबर होता है 0.85p माइनस 30.5 होता है। ये तो हो गया हिल एरिया के लिए। अगर हम बात करें प्लेन एरिया के लिए, क्या होगा, प्लेन एरिया के लिए इसका मान कितना होता है, तो आर बराबर होता है आपका p माइनस 17.8। क्या होता है, p माइनस 17.8 इंटू में p होता है और अपान में कितना होता है 254 होता है। हाँ, कितना होता है, प्लेन एरिया के लिए आर का मान होता है p माइनस 17.8 इंटू पी अपान में 254 होता है। तो ये मैदानी एरिया क्षेत्र के लिए होता है। इससे पहले वाला जो फार्मूला था वो पहाड़ी क्षेत्र के लिए था। तो ये फार्मूले दिए गए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में एग्जाम के क्वेश्चन में ये आते रहते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ पी इज़ द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट। पी क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट है। तो अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड टू द फाइंड इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट, यानी इनिशियल सेटिंग टाइम को ज्ञात करने के लिए अमाउंट ऑफ वाटर का मान कितना रखा जाता है, तो ये होता है आपका 0.85 इंटू पी होता है। क्या होता है, 0.85 इंटू पी रखा जाता है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता है। अब हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहली बात तो ये दिया है सीमेंट के बारे में, क्या दिया है यहाँ पर, सीमेंट के बारे में दिया है। तो सीमेंट की जो खोज हुई थी 1824 में हुई थी। कब हुई थी, सीमेंट की जो खोज हुई थी 1824 में हुआ था। किसने किया था, जोसेफ स्पीडन। क्या नाम था उनका, जोसेफ स्पीडन नाम था उनका, स्पीडन। ठीक है, पहली बात तो समझिए, सीमेंट की खोज 1824 में हुआ था। किसने किया था, जोसेफ स्पीडन ने किया था। ठीक है, भारत में सीमेंट का उपयोग कब से हुआ है, तो ये भी याद रखिए 1913 से भारत में सीमेंट का उत्पादन होना स्टार्ट हो गया था। जो नेचुरल सीमेंट थी उसमें चिकनी मिट्टी की मात्रा कितनी थी, क्वेश्चन ये बनता है कि जो नेचुरल सीमेंट थी उसमें चिकनी मिट्टी की मात्रा कितनी थी, तो लगभग कितना था, 40% था। कितना था, 40% होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि 1 मीटर क्यूब सीमेंट में कितने केजी सीमेंट आती है, 1 मीटर क्यूब एरिया में कितने सीमेंट आती है या कितना सीमेंट आती है, तो होता है आपका 1440 केजी। कितना होता है, हमने ये कहा कि 1 मीटर क्यूब एरिया में कितने सीमेंट आ जाती है, तो 1440 केजी सीमेंट जो है आ सकती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपका ये बनता है कि 1 टन में कितने बोरी सीमेंट आती है। क्वेश्चन ये बनता है कि 1 टन में, ठीक है, कितने बोरी सीमेंट आती है, तो लगभग आपका 20 बोरी होता है। 1 टन में 20 बोरी सीमेंट आपकी आती है। क्वेश्चन आपका और बनता है कि स्टोरेज के साथ साथ सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, घटती जाती है। क्वेश्चन ये बनता है कि स्टोरेज के साथ साथ सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो घट जाती है। अगर हम सीमेंट को 3 महीने तक स्टोर करते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन को समझिए, अगर हम सीमेंट को 3 महीने तक यानी 3 मंथ तक स्टोरेज करते हैं तो जो उसकी स्ट्रेंथ होती है उसमें 20% की कमी आ जाती है। क्वेश्चन को समझिए आप लोग, हमने ये कहा कि सीमेंट को स्टोर करते हैं, कब तक स्टोर करते हैं, 3 महीने तक। सीमेंट को अगर हम 3 महीने तक स्टोर करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ में लगभग 20% की कमी आ जाती है। ये तो हो गया 3 महीने का। अगर हम 6 महीने तक स्टोर करते हैं तो कितना होता है, 6 महीने तक स्टोर करने पर लगभग 25% की कमी आती है। क्या होता है, 25% की कमी आती है कब, 6 महीने के स्टोर करने पर। 1 साल तक अगर हम स्टोर करते हैं, 1 ईयर तक स्टोर करते हैं तो लगभग 40% की कमी आती है। ठीक है, 1 साल तक अगर हम स्टोर करते हैं तो लगभग 40% की कमी आती है। और अगर हम 2 साल तक स्टोर करते हैं तो कितना होता है, लगभग 50% जो है स्ट्रेंथ घट जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सीमेंट को 2 साल तक 2 साल तक स्टोर करके रखते हैं तो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है लगभग आधी जो है उसकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आते रहते हैं। क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सीमेंट का मुख्य घटक कौन होता है। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है, तो होता है आपका लाइम एंड सिलिका। क्या होता है, लाइम और सिलिका जो होता है वो सीमेंट के मुख्य घटक होते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका ये होता है कि सीमेंट की जो 70 से 80% स्ट्रेंथ होती है वो किसके कारण होती है। क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन ये हुआ कि जो सीमेंट की 70 से 80% तक जो स्ट्रेंथ प्राप्त होती है वो किसके कारण होती है, तो होता है आपका C3S और C2S। यानी सीमेंट की जो 70 से 80% स्ट्रेंथ है वो C3S और C2S के कारण ही उत्पन्न होती है।
क्वेश्चन आपका और बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि सीमेंट के कणों की माप कितनी होती है, सीमेंट के कणों की माप कितनी होती है, तो होता है आपका 75 माइक्रोन से लेकर के 150 माइक्रोन होता है। कितना होता है, सीमेंट के कणों की माप जो होती है वो 75 माइक्रोन से लेकर के 150 माइक्रोन के बीच में रखा जाता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का मान कितना होता है, क्या होता है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का मान कितना होता है, तो लगभग आपका 25 से लेकर 30% रखा जाता है। याद रखिएगा, कहीं कहीं 30 भी लिखा होता है, कहीं कहीं 35 भी लिखा होता है, तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन का मतलब जो है ऑप्शन कैसा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये बना कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का मान कितना रखा जाता है, तो लगभग आपका 25 से लेकर 30% के बीच में रखा जाता है। ठीक है, अब साउंडनेस टेस्ट के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो समझिए कि साउंडनेस टेस्ट जो होता है उसे ज्ञात करने का जो ऑपरेटर्स होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ली चैटलियर कहते हैं। क्या कहते हैं, ली चैटलियर। ठीक है, चैटलियर कहते हैं किसके लिए, साउंडनेस टेस्ट ज्ञात करने का जो ऑपरेटर्स होता है उसे ली चैटलियर ऑपरेटर्स कहते हैं। और क्वेश्चन ये बनता है कि साउंडनेस ज्ञात करने के लिए अमाउंट ऑफ वाटर का मान कितना होता है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इनिशियल सेटिंग टाइम को ज्ञात करने के लिए जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो 0.85 इंटू पी होता है। ऐसे क्वेश्चन आपका बनता है कि साउंडनेस टेस्ट ज्ञात करने के लिए अमाउंट ऑफ वाटर का मान कितना होता है, तो कितना होता है 0.78 इंटू पी होता है। कितना होता है 0.78 इंटू पी होता है। और मैंने आपको बता दिया है कि साउंडनेस टेस्ट ज्ञात करने का जो ऑपरेटर्स होता है वो क्या होता है, ली चैटलियर ऑपरेटर्स। तो ये आपका सीमेंट के कंपोनेंट दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे आपका दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका मान कितना होता है 60 से 65 के बीच में रखा जाता है। सिलिका का मान जो है 17 से 25 के बीच में रखा जाता है। एल्यूमिना जो होता है वो आपका 3 से 8% के बीच में होता है। कैल्शियम सल्फेट जिसको जिप्सम कहते हैं वो 3 से 5% के बीच में होता है। लौह ऑक्साइड दिया हुआ है आपका, इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है, सल्फर ट्राईऑक्साइड दिया है, क्षार दिया गया है। तो ये जो होते हैं क्रम से आपको इतना इनका परसेंटेज बिल्कुल याद होना चाहिए, किसी न किसी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान में दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग IS कोड प्रोवाइड्स रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर द कोल्ड वाटर कंक्रीटिंग। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें से कोल्ड वीदर कंक्रीटिंग के लिए जो IS कोड दिया होता है वो कौन सा होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। IS 7861 पार्ट सेकेंड है 1981 का। क्वेश्चन को समझिए, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि कोल्ड वीदर कंक्रीटिंग के लिए प्रैक्टिस करने का जो IS कोड होता है कौन सा होता है, वो IS 7861 पार्ट सेकेंड 1981 होता है। ठीक है, तो IS कोड से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए हम लोग आगे IS कोड के बारे में पढ़ते हैं। पहली बात तो ये कि जितने प्रकार की सीमेंट होती हैं सबका अपना अलग अलग IS कोड होता है। क्या होता है, जितने प्रकार की सीमेंट होती हैं सबके लिए अपना अलग अलग IS कोड होता है। जैसे आपका रैपिड हार्डेनिंग सीमेंट है, क्या है, रैपिड हार्डेनिंग सीमेंट है, तो इसका जो IS कोड होता है क्या होता है, वो होता है 8041-1990। क्या होता है, जो आपका रैपिड हार्डेनिंग सीमेंट होता है उसका IS कोड होता है IS 8041-1990 होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो है जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होती है, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है वो आपका 3 प्रकार की होती है। एक होता है 33 ग्रेड की, एक होता है 43 ग्रेड की, और एक होता है आपका 53 ग्रेड की, यानी 33, 43 और 53 ग्रेड की जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होती हैं। तो जो 33 ग्रेड की कंक्रीट होती है इसका IS कोड क्या होता है, इसका होता है 269, क्या होता है 269 2013 होता है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये कहा कि जो 33 ग्रेड की ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसका जो IS कोड होता है क्या होता है, वो 269 और 2013 होता है, 2013 होता है। 43 ग्रेड की जो होती है उसका कितना होता है, इसका कोड होता है 8112-2013 होता है। ठीक है, क्या होता है 8112-2013 होता है। और आपका 53 ग्रेड कंक्रीट का IS कोड कितना होता है, इसका कोड होता है 12269, यानी 12269। उसके बाद आपका होता है 2013, तो यानी 2013 तो आपका IS कोड सबका सेम रहेगा। और 33 ग्रेड की जो कंक्रीट होती है उसका होता है 269, और 43 का होता है आपका 8112, और उसके बाद आपका होता है 53 ग्रेड का कितना होता है, वो 12269 होता है। तो ये भी आप IS कोड था, उसको आप देख लीजिएगा।
आगे आपका ये होता है कि जो लो हीट सीमेंट होती है, क्या होता है, लो हीट सीमेंट होती है, इसका आई एस कोड कितना होता है, तो जो लो हीट सीमेंट होती है इसका आई एस कोड होता है 12600। उसके बाद आपका होता है 1989, क्या होता है, लो हीट सीमेंट जो होती है उसका आई एस कोड होता है, कितना होता है, 12600 1989 होता है। ठीक है, इसके बाद आपका इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका होता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, क्या होता है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का आई एस कोड होता है, कितना होता है, 455। उसके बाद 1989 होता है, क्या होता है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का जो आई एस कोड होता है वो आपका होता है 455 1989 होता है। इसके बाद आपका होता है सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट, क्या होता है, सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट। तो सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट का आई एस कोड कितना होता है, इसका होता है 12330। उसके बाद 1998 होता है, क्या होता है, सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट का होता है 12330। उसके बाद आपका 1998 होता है। इसके बाद आपका आता है वाइट सीमेंट, क्या आता है, वाइट सीमेंट। तो वाइट सीमेंट का जो है आई एस कोड कितना होता है, वाइट सीमेंट का आई एस कोड होता है 8042 1989 होता है, क्या होता है, 8042 1989 होता है। इसके बाद आपका होता है हाइड्रोफोबिक सीमेंट, क्या होता है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट। इसका आई एस कोड कितना होता है, इसका होता है 8043। उसके बाद 1991 होता है, क्या होता है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट का होता है 8043 1991 होता है। इसके बाद आपका आता है हाई एल्यूमिना सीमेंट, क्या आता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो ये किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको इसको बता रहे हैं कि जो हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है उसका आई स्कोर कितना होता है, उसका होता है 6452, क्या होता है, 6452 1989 होता है। तो जो हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है उसका आई स्कोर कितना होता है, 6452 1989 होता है। इसके बाद आपका आता है सुपर सल्फेट सीमेंट, क्या आता है, सुपर सल्फेट सीमेंट। इसका आई स्कोर कितना होता है, तो इसका होता है 6909, क्या होता है, 6909 1990 होता है। तो हमने बताया कि सुपर सल्फेट सीमेंट का जो आई स्कोर होता है कितना होता है, 6909 1990 होता है। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। 5th नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है कि द ब्रिकेट मॉडल इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ द बिटवीन। अच्छा क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो ब्रिकेट मोल्ड होता है इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ द बिटवीन, किस प्रकार के बिटवीन में हम ब्रिकेट मोल्ड का यूज़ करते हैं, किस प्रकार के बिटवीन टेस्ट में ब्रिकेट मोल्ड का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, वो डक्टिलिटी टेस्ट होता है, यानी बिटवीन का जो डक्टिलिटी टेस्ट होता है उस केस में हम क्या करते हैं, ब्रिकेट मोल्ड का यूज़ करते हैं। आपका 4th वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बिटवीन दिया हुआ है, तो बिटवीन के बारे में पढ़ते हैं। बिटवीन और एग्रीगेट हो गया आपका, ये सब जो है इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो ये होता है कि जो एग्रीगेट होता है उसकी कठोरता याद करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन ये बना कि एग्रीगेट की कठोरता को ज्ञात करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तो याद रखिएगा उसको कहते हैं एब्रॉसन टेस्ट। क्या कहते हैं, एब्रॉसन टेस्ट कहा जाता है। हमने कहा कि एग्रीगेट की कठोरता को ज्ञात करने के लिए जो टेस्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे एब्रॉसन टेस्ट कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो ग्रेवल की सड़कें होती हैं उसमें बाइंडिंग मटेरियल का कार्य किसका होता है। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जो ग्रेवल की रोड होती है उसमें बाइंडिंग मटेरियल का काम कौन करता है, तो करता है कौन, क्ले करता है। क्या कौन करता है, क्ले करता है। और इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो लगभग आपका 15 से 25% होनी चाहिए। क्वेश्चन को फिर से सुनिए, हमने ये कहा कि जो ग्रेवल की सड़क होती है उसमें बाइंडिंग मटेरियल का काम किसका होता है, तो क्ले का होता है। क्ले की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 15 से 25% के आसपास रखी जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सड़कों के सोलिंग के लिए जो बोल्डर हम यूज़ करते हैं उसकी साइज़ क्या होती है। क्वेश्चन को ध्यान सुनिए, हमने ये कहा कि सड़कों की सोलिंग के लिए जो बोल्डर हम यूज़ करते हैं उनकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो कितना होता है, आपका होता है 10 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर तक होता है। कितना होता है, 10 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर के बीच में रखा जाता है। आगे क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कट बैक में बिटवीन की मात्रा कितनी होती है। कट बैक आप पढ़े होंगे, कट बैक में
बिटुमिन की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग आपका 80% बिटुमिन होता है और 20% क्या होता है उसमें, सॉल्वेंट होता है, घोलक होता है। हमने ये कहा कटबैक में लगभग 80% बिटुमिन होता है और 20% क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका ये बनता है कि बिटुमिन इमल्सन में बिटुमिन की मात्रा कितनी होती है। क्या हुआ, बिटुमिन इमल्सन में बिटुमिन की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग आपका होता है 60%। कितना होता है, 60% रखा जाता है बिटुमिन इमल्सन में। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपका ये बनता है सड़क में प्रयोग होने वाली गिट्टी की माप कितनी होती है। क्या क्वेश्चन बना, क्वेश्चन ये बना कि सड़क में प्रयोग होने वाली जो गिट्टी होती है उसकी माप कितनी रखी जाती है, तो लगभग आपका होता है 6 mm से लेकर के 75 mm होता है। कितना होता है, 6 mm से लेकर के 75 mm के बीच में रखी जाती है। क्वेश्चन आपका और बनता है कि बियरिंग कोड के लिए जो गिट्टी हम प्रयोग करते हैं उनकी साइज़ क्या होता है। किसके लिए बोला है, बियरिंग कोड के लिए। तो बियरिंग कोड के लिए गिट्टी का जो हम प्रयोग करते हैं उनकी साइज़ कितनी होती है, तो कितना होता है, वो लगभग आपका 35 mm से लेकर के 50 mm होता है। कितना होता है, 35 mm से लेकर के 50 mm के बीच में रखा जाता है। ये आपका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सड़क में सरफेस फिनिशिंग करने के लिए जो गिट्टी हम प्रयोग में लाते हैं उसकी साइज़ क्या होती है। देखिए साइज़ हम लगातार आपको बता रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। दिया है कि सड़क में जो सरफेस फिनिशिंग करते हैं जिसको पृष्ठ प्रलेपन बोलते हैं, तो सड़क में सरफेस फिनिशिंग करने के लिए जो गिट्टी हम प्रयोग में लाते हैं उनकी साइज़ कितनी होती है, तो लगभग 6 mm से लेकर 12 mm के बीच में रखते हैं। सरफेस फिनिशिंग के लिए 6 mm से 12 mm के बीच में रखते हैं। बियरिंग कोड के लिए 35 mm से लेकर 50 mm के बीच में रखते हैं। और सड़क में जो हम गिट्टी प्रयोग नॉर्मली प्रयोग करते हैं वो कितनी होती है, वो आपका 6 mm से लेकर 75 mm के बीच में रखा जाता है। तो ये आप इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे क्वेश्चन आपका ये बनता है कि गिट्टी की ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो एग्रीगेट होता है या गिट्टी होती है उसका ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तो साउंडनेस टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करने के लिए साउंडनेस टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा बिटुमिन के बारे में। तो बिटुमिन क्या होता है, बिटुमिन जो होता है वो कच्चे पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से बनाया जाता है। क्या होता है, बिटुमिन जो होता है कच्चे पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है। बिटुमिन को ही डामर कहते हैं। क्या कहते हैं, बिटुमिन को ही डामर कहते हैं। और ये क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पहली बात ये समझो कि बिटुमिन के बारे में बात कर रहे हैं। बिटुमिन जो होता है वो कच्चे पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से बनाया जाता है। बिटुमिन को ही डामर कहते हैं। और क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो लगभग इतने क्वेश्चन हम लोग बिटुमिन के बारे में पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है, कह रहा है एज पर IS 3495 पार्ट 1 व्हाट इज़ द लोडिंग रेट यूज टू फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेक। क्या दिया है, कह रहा है कि ये IS कोड जो दिए गया है इसके अनुसार व्हाट इज़ द लोडिंग रेट, यानी लोडिंग रेट क्या होगा जो हम यूज़ करते हैं फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेक, यानी ब्रेक के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ज्ञात करने के लिए। कितना होता है, ये होता है आपका 14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी पर मिनट पर क्या होता है 14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जो है लोडिंग रेट जो है रखी जाती है किसमें, ब्रेक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जब हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना है, ब्रेक के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो ब्रेक के बारे में ये है कि जो ब्रेक की आदर्श मिट्टी होती है उसकी सुघटता सूचकांक का मान कितना होता है। क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ जो हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो ब्रिक होती है यानी ईंट होती है उसकी आदर्श मिट्टी का सुघटता सूचकांक का मान यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान कितना होता है, तो लगभग आपका 7 से लेकर 16% होता है। कितना होता है, 7 से लेकर 16% रखा जाता है सुघटता सूचकांक का मान होता है ये। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपका ये बनता है कि मिट्टी को गूंथने की जो यांत्रिक विधि होती है, मिट्टी को गूंथने का जो यांत्रिक उपकरण होता है वो कौन सा होता है, उसे बोलते हैं पग मिल। क्या बोलते हैं, पग मिल। ठीक है, मिट्टी गूंथने के लिए जो यांत्रिक उपकरण होता है क्या होता है, उसको पग मिल बोलते हैं। पग मिल का भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसका ऊपरी व्यास क्या होता है, ऊपरी व्यास जो होता है वो 1.2 मीटर का होता है और निचला व्यास क्या होता है 0.90 मीटर का होता है। हमने क्वेश्चन ये बताया कि जो पग मिल होता है उसका ऊपरी व्यास जो होता है वो 1.2 मीटर होता है और उसका जो निचला व्यास होता है वो कितना होता है
0.90 मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई कितनी होती है, तो जो हाइट होती है वो कितनी रखी जाती है, वो 1.5 मीटर से लेकर के 2 मीटर के बीच में होता है। क्या होता है, हमने ये कहा कि जो परमील होता है उसका ऊपरी व्यास होता है 1.2 मीटर होता है, निचला व्यास जो होता है वो 0.9 मीटर होता है, और ऊंचाई कितनी होती है 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर के बीच में रखी जाती है। अब ब्रिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ब्रिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मान कितना होता है। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मान कितना होता है, तो लगभग आपका 105 kg/cm² होता है। क्या होता है, 105 kg/cm² होता है। इसी प्रकार जो सेकंड क्लास की ब्रिक होती है उसमें इसका मान कितना होता है, तो सेकंड क्लास की जो ब्रिक होती है उसमें इसका मान होता है 70 kg/cm²। तो फर्स्ट क्लास की ब्रिक में 105 kg/cm² होता है। तो सेकंड क्लास की जो ब्रिक होती है उसमें कितना होता है, 70 kg/cm² होता है। क्वेश्चन आपका ये बनता है जो कच्ची मिट्टी होती है, कच्ची ईंट होती है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मान कितना होता है। क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन ये बनता है कि जो कच्ची ईंट होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मान कितना होता है, तो लगभग आपका होता है 15 to 25 kg/cm² होता है। क्या हमने बोला, हमने ये कहा कि जो कच्ची ईंट होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मान कितना होता है, तो लगभग 15 से 25 kg/cm² होता है। क्या होता है, kg/cm² होता है। याद रखिएगा, हम एक ही क्वेश्चन को 2 बार या 3 बार इसलिए रिवीजन कर रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में धंस जाए, ठीक है। आगे आपका ये होता है कि ईंट का जो वेट होता है वो कितना होता है। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ईंट का जो वेट होता है वो कितना रखा जाता है, तो लगभग आपका होता है 2.75 से लेकर 3 kg होता है। कितना होता है, 2.75 से लेकर 3 kg के बीच में रखा जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जब ईंट की हम साइज टेस्ट करते हैं, ईंट का क्या करते हैं, साइज टेस्ट किया जाता है, तो उसमें नंबर ऑफ ब्रिक कितना लिया जाता है। तो साइज टेस्ट में नंबर ऑफ ब्रिक जो होता है वो कितना होता है, 20 होता है। कहने का मतलब ये है, ईंट का जब हम साइज टेस्ट करते हैं तो 20 ईंट को लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बनता है क्वेश्चन कि जो 20 ईंट को लेकर हम टेस्ट करते हैं तो इनकी कुल लंबाई का मान कितना होना चाहिए। क्वेश्चन को समझिए, ईंट की साइज टेस्ट करते हैं तो नंबर ऑफ ब्रिक हम कितना लेते हैं, 20 लेते हैं। 20 लेकर के अगर हम साइज का टेस्ट कर रहे होते हैं तो उस समय कुल लंबाई का मान कितना होना चाहिए, तो ये होता है आपका 380 ± 8 सेंटीमीटर। कितना होता है, 380 ± 8 सेंटीमीटर होता है। मतलब ये है कि 380 से या तो 8 ज़्यादा हो सकता है या तो 8 कम हो सकता है। ये तो हो गया कुल लंबाई का मान। ऐसे ही कुल चौड़ाई का मान कितना होगा, ठीक है। ये तो लंबाई की मान हो गया, अब कुल चौड़ाई का मान कितना हो सकता है, तो चौड़ाई का मान होता है 180 ± 4 सेंटीमीटर। कितना होता है, 180 ± 4 सेंटीमीटर होता है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन ये बनता है कि जो ब्रिक होती है उसकी मॉडुलर ब्रिक की साइज़ क्या होती है। देखिए, 2 ब्रिक होती हैं, मॉडुलर ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज होती है, एक होता है मॉडुलर ब्रिक की नॉमिनल साइज, ठीक है। तो मॉडुलर ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज जो होती है कितनी होती है, वो होती है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ये तो पता ही है आप लोगों को। इसके बाद मॉडुलर ब्रिक की जो नॉमिनल साइज होती है वो कितना होता है, वो होता है आपका 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, और इंटू में क्या होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे आपका सबसे सरल क्वेश्चन ये बनता है कि 1 मीटर क्यूब में कितनी ईंटें होती हैं, तो 1 मीटर क्यूब में लगभग आपका 500 ईंटें आती हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। आगे क्वेश्चन आपका ये होता है कि सामान्य भवन में प्रयोग होने वाली जो ईंट होती हैं उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मान कितना होता है। क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन ये बना कि सामान्य भवन में प्रयोग किए जाने वाले ईंटों की संपीड़न सामर्थ्य का मान कितना होता है, तो ये होता है आपका लगभग 3.5 न्यूटन पर mm²। क्या होता है, 3.5 न्यूटन पर mm²। इससे जो है कम नहीं होना चाहिए, लगभग इतना होना चाहिए, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन ये बनता है कि हस्त निर्मित ईंटों की क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है, क्या होता है, हस्त निर्मित ईंटों की क्रशिंग स्ट्रेंथ का मान कितना होता है। तो हस्त निर्मित ईंटों की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो लगभग आपका 30 to 150 kg/cm² होता है, kg/cm² होता है। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि हस्त निर्मित ईंटों की क्रशिंग स्ट्रेंथ का मान जो होता है वो आपका 30 से 150 kg/cm² होता है। ये तो हस्त निर्मित की बात हो गई। अगर मशीन निर्मित की बात करें
तो मशीन निर्मित ईंटों की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो क्या होता है, वो ग्रेटर देन होता है 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हस्त निर्मित ईंटों की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो 30 से 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होती है, जबकि मशीन निर्मित ईंटों की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो लगभग ग्रेटर देन 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको भी आप लोग। तो ये आपका जो है ब्रिक का कंपोनेंट दिया गया है, जहाँ पर दिया है बालू या सिलिका जो होता है वो कितना होता है, 30 से 50% दिया है, सिल्ट दिया है, एल्यूमिना दिया हुआ है, चूना दिया है, लव ऑक्साइड दिया है, सबका जो है यहाँ पर कंपोनेंट की मात्रा दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मीट द इवापोट्रांसपिरेशन नीड ऑफ द क्रॉप ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ इज कॉल्ड। क्या दिया है, अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर, इरिगेशन वाटर की वह मात्रा जो रिक्वायर्ड होती है टू मीट द इवापोट्रांसपिरेशन के लिए दिया है, नीड द क्रॉप ड्यूरिंग इट्स फुल ग्रोथ, इसके फुल ग्रोथ के लिए इज कॉल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, उसको कहते हैं कंजेप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इसको बोलते हैं CIR। क्या बोलते हैं, CIR, मतलब कंजेप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं पहले CIR FIR ये सब होता क्या है, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि CIR यानी कंजेप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता क्या है। कंजेप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट यानी CIR जो है होता क्या है, तो CIR बराबर होता है CU माइनस P इफेक्टिव। क्या होता है, CU माइनस P इफेक्टिव होता है, मतलब जितना आपका जो है ग्रोथ, फुल ग्रोथ प्लांट के लिए जो ग्रोथ होने का रिक्वायरमेंट होता है वो, उसके बाद माइनस क्या होता है, P इफेक्टिव होता है। P इफेक्टिव यहाँ पर क्या है, ये वार्षिक वर्षा जल होता है। क्या होता है, इफेक्टिव यानी प्रभावी वर्षा जल होता है। तो CIR बराबर CU माइनस क्या हो जाएगा, P इफेक्टिव हो जाता है। उसके बाद आगे बनता है आपका NIR। क्या बनता है, NIR। अब NIR क्या है, ये आपका होता है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। क्या होता है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब ये बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है आपका CIR मतलब वही जो आपको बताया गया अभी, कंजेप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, और प्लस में क्या होता है, रिक्वायर्ड लिंचिंग। क्या होता है, रिक्वायर्ड लिंचिंग, आवश्यक लिंचिंग जो होता है। ठीक है, तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट बराबर क्या होता है, CIR प्लस रिक्वायर्ड लिंचिंग होता है। इसके बाद आपका ये फार्मूला और बनता है FIR। क्या बनता है, FIR यानी फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। क्या होता है, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। FIR बराबर क्या होता है, FIR बराबर होता है NIR। ठीक है, NIR, और अपान में क्या होता है, ईटा A होता है। क्या होता है, ईटा A, इसको ईटा से डिनोट करते हैं। तो FIR बराबर होता है NIR अपान में ईटा A होता है। अब FIR मतलब फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट बराबर नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपान में ईटा A क्या है, ईटा A जो होता है वो वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी होती है। क्या होती है, वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी, वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी आप ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है आपका वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी। तो समझते हैं पहले कि ये वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी क्या होता है। इस प्रकार के कई इफिशियंसी होते हैं, जैसे वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी हो गया, वाटर कन्वेंस इफिशियंसी हो गया। तो इन सारे इफिशियंसी के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद पहले पढ़ लेते हैं कि FIR बराबर क्या होता है, NIR अपान NA होता है। ठीक है, इसके बाद होता है GIR। क्या होता है, GIR मतलब क्या है, मतलब ये है कि ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ये बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है आपका FIR फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपान में क्या होता है, ईटा C। अब ईटा C क्या है, ईटा C वही है वाटर कन्वेंस इफिशियंसी होता है। क्या होता है, वाटर कन्वेंस इफिशियंसी। तो पहले हम लोग पढ़ लिए अच्छे से। CIR यानी कंजेप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये बराबर होता है CU माइनस P इफेक्टिव। ठीक है, जहाँ P इफेक्टिव क्या होता है, प्रभावी वर्षा जल होता है। उसके बाद हम लोगों ने नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट NIR पढ़ा था। तो NIR बराबर क्या होता है, CIR प्लस क्या होता है, रिक्वायर्ड लिंचिंग होता है। इसके बाद हम लोगों ने FIR पढ़ा था। FIR क्या होता है, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ये बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट यानी NIR, और अपान में क्या होता है, ईटा A। ईटा A क्या है, यहाँ पर वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी होता है। इसके बाद आपका आ गया GIR। GIR मतलब ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट बराबर क्या होता है, ये होता है आपका FIR, और अपान में क्या होता है, ईटा C होता है। ईटा C क्या है, ये वाटर कन्वेंस इफिशियंसी होता है। तो हम इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर ये इफिशियंसी कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि वाटर कन्वेंस इफिशियंसी,
ठीक है। वाटर कन्वेंस इफिशियंसी, इसको ईटा सी से डिनोट करते हैं। ईटा सी बराबर क्या होता है, ईटा सी बराबर होता है आपका WF अपॉन WR इंटू 100 होता है। क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी बराबर, जिसको ईटा सी से डिनोट करते हैं, ईटा सी बराबर होता है WF अपॉन WR। अब यहाँ पे WF क्या है और WR क्या है, इनको समझना है। WF क्या है, WF जो होता है क्षेत्र को दिया गया पानी, ध्यान से सुनिए। WF क्या होता है, क्षेत्र को दिया गया पानी होता है। WR क्या होता है, WR होता है जलाशय द्वारा दिया गया पानी होता है। क्या है, देखिए WF जो है क्षेत्र द्वारा दिया गया पानी होता है, और WR क्या होता है जलाशय द्वारा दिया गया पानी होता है। इनका रेशियो ही जो होता है वो क्या कहलाता है, वाटर कन्वेंस इफिशियंसी कहलाता है। इसके बाद आपका होता है वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी। क्या होता है, वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी, इसको हम डिनोट करते हैं ईटा ए से। किससे डिनोट करते हैं, ईटा ए से डिनोट करते हैं। ये होता है आपका WS और अपान में क्या होता है WF इंटू R इंटू 100 होता है। सॉरी, क्या दिया है कि वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी ईटा ए बराबर होता है WS अपॉन WF इंटू 100 होता है। अब यहाँ पे WS क्या है, इसको समझना है। तो WS होता है वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग द इरिगेशन। मतलब यह है कि इरिगेशन के दौरान रूट जोन में जितना वाटर स्टोर होता है वो कहलाता है WS। क्या समझे आप, हमने ये कहा कि इरिगेशन के दौरान रूट जोन में जितना वाटर स्टोर होता है वो हमारा कहलाता है WS। और WF क्या होता है, इससे पहले हमने बताया था कि WF जो होता है वाटर डिलीवर टू द फार्म, मतलब क्षेत्र को दिया जाने वाला पानी होता है। WF क्या होता है, क्षेत्र को दिया जाने वाला पानी होता है। इन दोनों का रेशियो जो होता है क्या कहलाता है, वो वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी कहलाता है, जिसको हम ईटा ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका आता है वाटर यूज इफिशियंसी। क्या होता है, इसके बाद आपका आता है वाटर यूज इफिशियंसी। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो वाटर यूज इफिशियंसी क्या होता है, इसको हम ईटा यू से डिनोट करते हैं। ईटा यू बराबर क्या होता है, ये होता है आपका WU और अपान में क्या होता है WF इंटू 100 होता है। ध्यान से सुनिए, हमने कहा कि वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होता है, इसको हम ईटा यू से डिनोट करते हैं। ईटा यू बराबर होता है WU और अपान में क्या होता है WF इंटू 100 होता है। अब WU क्या है, तो WU होता है वाटर यूज्ड कंजेप्टिवली होता है। क्या होता है, वाटर यूज्ड कंजेप्टिवली होता है। उसके बाद WF क्या होता है, WF आपको बताया गया है वाटर डिलीवर टू द फार्म, मतलब क्षेत्र को दिया जाने वाला पानी होता है। इन दोनों का रेशियो ही कहलाता है वाटर यूज इफिशियंसी। क्या कहलाता है, वाटर यूज इफिशियंसी कहलाता है। इसके बाद एक और इफिशियंसी होती है जिसको क्या बोलते हैं, वाटर स्टोरेज इफिशियंसी। क्या बोलते हैं उसको, वाटर स्टोरेज इफिशियंसी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ईटा एस से। किससे डिनोट करते हैं, ईटा एस से। ईटा एस बराबर क्या होता है, ईटा एस बराबर होता है WS और अपान WN इंटू 100 होता है। देखिए, हमने आपको 4 एफिशिएंसी बताई हैं। एक वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बताया, दूसरा वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी बताया, तीसरा आपको जो है वाटर यूज एफिशिएंसी बताया है, चौथा बता रहे हैं वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। तो वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी को ईटा एस से डिनोट करते हैं। ईटा एस बराबर क्या होता है, WS अपान में WN इंटू 100 होता है। अब WS क्या है, WS है आपका वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग द इरीगेशन, जो कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो क्या होता है कि इरिगेशन के दौरान रूट जोन में कितना वाटर स्टोर होता है वो कहलाता है WS। और अपान में WN क्या होता है, तो WN होता है वाटर नीडेड इन द रूट जोन पीरियड ऑफ इरिगेशन, मतलब इरिगेशन के समय के दौरान रूट जोन में कितना आवश्यक पानी यानी पानी की आवश्यकता होगी वो कहलाएगा WN। क्या बोला हमने ये कहा कि इरिगेशन के समय में रूट जोन में कितना पानी की आवश्यकता होगी वो कहलाएगा WN। और इन दोनों का रेशियो ही कहलाता है वाटर स्टोरेज इफिशियंसी। क्या कहलाता है, वाटर स्टोरेज इफिशियंसी। तो ये आपका जो है इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस वाटर इफिशियंसी, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इन दोनों से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो हमने आपको बता दिया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाई इज द सोडा यूज्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ग्लास। क्या दिया है, ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान में हम सोडा का यूज़ क्यों करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हम सोडा का यूज़ क्यों करते हैं, एक्सीलरेट टू द फ्यूजन ऑफ द ग्लास। क्या होता है, ग्लास को शीघ्र रूप से गलाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ग्लास को शीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी गलाने के लिए क्या करते हैं, सोडा
का यूज़ करते हैं किसमें, ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है ग्लास, तो ग्लास से संबंधित हम कई जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहली चीज़ तो ये समझिए कि ग्लास जो होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है। क्या होता है, ग्लास जो होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है। उसके बाद आपका इन्वायरमेंट पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता, कोई भी इफेक्ट इन्वायरमेंट पर इसका नहीं पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, जो ग्लास होता है वो क्या होता है, वो आपका ब्रिटल होता है। क्या होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब भंगुर जिसे कहते हैं। हमने क्या बताया, हमने कहा ग्लास जो होता है वो वाटर प्रूफ होता है, इन्वायरमेंट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और क्या होता है, ये ब्रिटल होता है मतलब भंगुर होता है। ठीक है, आगे ये होता है कि जो ग्लास होता है क्या होता है, वो 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होता है 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, पिघलने लगता है। ग्लास क्या होता है, ग्लास जो होता है वो 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, पिघलने लगता है। बट क्या होता है कि 1000 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होता है 1000 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, ये तरल अवस्था में या लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। हमने ये बताया कि जो आपका ग्लास होता है वो 1000 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, तरल अवस्था में यानी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, और 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, ये पिघल जाता है। क्या होता है, ये पिघल जाता है। आगे ये होता है कि जो ऊष्मा का कुचालक होता है, क्या होता है, ये ग्लास जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। और इसका मुख्य घटक क्या होता है, इसका मुख्य घटक होता है सिलिका। क्या होता है, सिलिका जो है इसका मुख्य घटक होता है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर लाइम यानी लाइम आपको छोड़ दीजिए, आपसे ये पूछा जाए कि सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है, तो क्या होता है, वो लाइम होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ईंट का मुख्य घटक क्या होता है, तो ईंट का मुख्य घटक क्या होता है, एल्यूमिना होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहीं ना कहीं एग्जाम में आते रहते हैं। हमने ये कहा कि सीमेंट का जो मुख्य घटक होता है वो लाइम होता है, ईंट का जो मुख्य घटक होता है वो एल्यूमिना होता है, और जबकि ग्लास जो होता है, ग्लास का मुख्य घटक क्या होता है, सिलिका होता है। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि ये ग्लास जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। अभी क्वेश्चन जो आपका था, क्वेश्चन दिया गया था कि ग्लास को शीघ्र रूप से गलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सोडा का प्रयोग करते हैं। सोडा का प्रयोग करते हैं। तो इसी को क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया था आपसे कि सोडा का प्रयोग हम क्या बोलते हैं, ग्लास में क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं, ग्लास को शीघ्र रूप से गलाने के लिए करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि ग्लास को अग्निशः बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये रहा कि ग्लास को अग्निशः यानी फायर प्रूफ बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पोटास का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पोटास का प्रयोग करते हैं अग्निशः बनाने के लिए। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन और आता है कि ग्लास की ड्यूरेबिलिटी को प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। क्या क्वेश्चन बना, क्वेश्चन ये बना कि ग्लास की ड्यूरेबिलिटी को प्रदान करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो लाइम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लाइम का। देखो ग्लास को शीघ्र गलाने के लिए सोडा का प्रयोग करते हैं, अग्निशः बनाने के लिए पोटास का प्रयोग करते हैं, और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ड्यूरेबिलिटी प्रदान करने के लिए लाइम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लाइम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आपका ये आता है कि सामान्यतः जो ग्लास होता है वो किससे बना होता है। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि सामान्यतः जो ग्लास होते हैं वो किससे बने होते हैं। तो याद रखिएगा जो ग्लास होता है वो सोडियम, कैल्शियम और लोहे, लोहे का मतलब लोहे का क्या होता है, सिलिकेट से बनाया जाता है। लोहे के सिलिकेट से बनाया जाता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। हमने ये कहा कि सामान्यतः जो ग्लास होता है वो सोडियम, कैल्शियम और लोहे के सिलिकेट से बनाया जाता है। तो लगभग ग्लास से इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमें लगे हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया है। इसको एक बार दो बार आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लेबल, क्या दिया है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लेबल ऑन ईच साइड ऑफ द मेन लाइन एट द राइट एंगल टू दैट द लाइन इज कॉल्ड एज। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग लेबल, लेबल को लेने का जो प्रोसेस होता है, ऑन ईच साइड प्रत्येक साइड में, ऑफ ए मेन लाइन किसी भी मेन लाइन के, एट द राइट एंगल समकोण पर, दैट द लाइन इज कॉल्ड उस लाइन में जो प्रोसेस होता है उसको प्रोसेस क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं रेसिप्रोकल लेबलिंग। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल लेबलिंग कहते हैं। तो आपका यहाँ पर तीसरा वाला आंसर करेक्ट होगा, रेसिप्रोकल लेबलिंग कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं पहले रेसिप्रोकल लेबलिंग होता क्या है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जब लेबलिंग करते समय कहीं पर क्या होता है, कोई घाटी या नाला या तालाब आ जाए। क्वेश्चन समझिए, जब लेबलिंग करते समय कहीं पर कोई घाटी या नाला जिसको बोलते हैं या तालाब आ जाए,
तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेबलिंग का यूज़ करते हैं। और रेसिप्रोकल लेबलिंग को ही डिफरेंशियल लेबलिंग कहते हैं और इसी को ही इनडायरेक्ट लेबलिंग भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। हमने ये कहा कि जो रेसिप्रोकल लेबलिंग होता है, रेसिप्रोकल लेबलिंग होता है, इसी को डिफरेंशियल लेबलिंग कहते हैं और इसी को ही इनडायरेक्ट लेबलिंग भी कहा जाता है। और मैंने ये बताया कि अगर लेबलिंग करते समय कोई घाटी या तालाब आ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, डिफरेंशियल लेबलिंग का हम यूज़ करते हैं। आगे क्वेश्चन आपका ये होता है कि स्टाफ की रीडिंग जितनी कम होगी वो कोई भी पॉइंट क्या होगा, उतना ही ऊंचा स्थित होगा। मैंने क्या कहा, हमने ये कहा कि स्टाफ की रीडिंग, मान लीजिए कि एक हमारा कोई एरिया है जहाँ पर स्टाफ की हमने ये रीडिंग पढ़ा है, ठीक है, तो इस रीडिंग को अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक, क्या ये हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, इधर यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, इस रीडिंग को हम पढ़ रहे हैं, तो इस रीडिंग पर जितना भी रीडिंग आएगा, ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट मान लीजिए हमारा पॉइंट ए है, ठीक, अगर स्टाफ की जो रीडिंग है वो कम आ रही है तो पॉइंट क्या है, उतना ही ऊंचा स्थित है। अगर स्टाफ की रीडिंग कम आ रही है तो क्या होगा, पॉइंट उतना ही ऊंचा स्थित होगा। जस्ट इसका उल्टा भी होता है कि अगर स्टाफ पे जो रीडिंग आ रही है वो ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट होगा वो ज़्यादा नीचे स्थित है। इसी को ही प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को ही प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग या लेवलिंग का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आगे ये बनता है कि जो डंपी लेवल होता है उसकी डिजाइनिंग किसने किया था। क्वेश्चन ये बनता है कि जो डंपी लेवल होता है उसकी डिजाइनिंग किसने किया था, तो डब्लू ग्रेवेट नाम था उनका। क्या नाम था, डब्लू ग्रेवेट। तो डब्लू ग्रेवेट जी ने क्या किया था, डंपी लेवल की डिजाइनिंग की थी। अच्छा, क्वेश्चन आपका और बनता है कि जो टिल्टिंग लेवल होता है उसको क्या कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है। जो टिल्टिंग लेवल होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो वो आपका होता है आईओपी लेवल। क्या होता है, आईओपी लेवल के नाम से भी जाना जाता है। टिल्टिंग लेवल को आईओपी लेवल के भी नाम से जाना जाता है। आईओपी होता क्या है, इसको बोलते हैं इंडियन ऑफिस पैटर्न। क्या बोलते हैं, इंडियन ऑफिस पैटर्न बोलते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपका ये होता है कि जो स्टाफ होता है, लेवलिंग स्टाफ जो होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है। क्वेश्चन ये बनता है कि जो लेवलिंग स्टाफ होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, तो वो होता है आपका 5 mm। कितना होता है, 5 mm होता है स्टाफ का। क्वेश्चन ये बनता है कि जो स्टाफ होता है वो कितने प्रकार का होता है। जो लेवलिंग स्टाफ होता है वो सामान्यतः क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है टारगेट स्टाफ और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सेल्फ रीडिंग स्टाफ। क्या होता है, सेल्फ रीडिंग स्टाफ। हमने क्या कहा, हमने ये कहा जो लेबलिंग स्टाफ होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है टारगेट स्टाफ और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सेल्फ रीडिंग स्टाफ। अब क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो टारगेट स्टाफ होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। जो टारगेट स्टाफ होता है उसकी कुल लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई उसकी होती है 3.75 मीटर। कितना होता है, 3.75 मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद सेल्फ रीडिंग स्टाफ के बारे में बात करते हैं। तो सेल्फ रीडिंग स्टाफ के कई प्रकार होते हैं, लगभग 4 प्रकार होते हैं। उसमें पहला होता है आपका क्या होता है, सॉलिड स्टाफ। क्या बोलते हैं उसको, सॉलिड स्टाफ बोलते हैं। और सॉलिड स्टाफ जो होता है उसको एकल खंडी गज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल खंडी या स्ट्रेट, क्या बोलते हैं आपको, स्ट्रेट स्टाफ भी बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको जो है सॉलिड स्टाफ भी बोलते हैं, हिंदी में उसको एकल खंडी गज भी बोलते हैं। इसकी जो टोटल लंबाई होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपके 3 मीटर। कितना होता है, 3 मीटर होता है। किसका, ये होता है आपका सॉलिड स्टाफ का। सेकेंड नंबर आपका होता है फोल्डिंग स्टाफ। क्या होता है, सेकेंड नंबर जो होता है उसको बोलते हैं फोल्डिंग स्टाफ। तो फोल्डिंग स्टाफ की जो चौड़ाई होती है कितना होती है, वो होता है आपका 75 mm। ठीक है, फोल्डिंग स्टाफ का जो चौड़ाई होता है कितना होता है, वो 75 mm होता है। मोटाई कितनी होती है, मोटाई जो होती है उसकी 18 mm होती है। मोटाई 18 mm होती है, चौड़ाई आपका जो है 75 mm होती है। और इसकी जो कुल लंबाई होती है वो कितना होता है, 3 से 4 मीटर होता है। 3 से 4 मीटर इसकी लंबाई होती है। थिकनेस इसकी 18 मीटर 18 mm होता है। और आपका चौड़ाई कितनी होती है, 75 mm रखा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसके द्वारा जो मान्यता दिया गया है स्टाफ में, वो कौन सा दिया गया है, वो आपका फोल्डिंग स्टाफ ही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका बनता है कि जो आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, मतलब भारतीय मानक के अनुसार जो आपका फोल्डिंग स्टाफ होता है इसी को ही मान्यता दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका होता है टेलीस्कोपिक स्टाफ होता है। क्या होता है, टेलीस्कोप स्टाफ, जिसको बोलते हैं टीएस। टेलीस्कोप स्टाफ जो होता है इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 4.5 मीटर से लेकर के 5 मीटर होती है।
टेलीस्कोप स्टाफ की जो लंबाई होती है वो 4.5 मीटर से लेकर के 5 मीटर के बीच में रखी जाती है। और टेलीस्कोप स्टाफ को ही क्या कहते हैं, शॉप विथ स्टाफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉप विथ स्टाफ भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, टेलीस्कोप स्टाफ को जो है शॉप विथ स्टाफ भी कहा जाता है। चौथा जो आपका है स्टाफ, उसको कहते हैं, उसको इनवार प्रिसीजन स्टाफ कहते हैं। क्या कहते हैं, इनवार प्रिसीजन स्टाफ, IPS बोलते हैं इसको, इनवार प्रिसीजन स्टाफ भी कहते हैं। ये परिशुद्ध कार्यों के लिए किया जाता है। प्रिसीजन मतलब परिशुद्ध होता ही है, तो स्वाभाविक है ये प्रिसीजन कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका जो लीस्ट काउंट होता है, क्या होता है, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना रखा जाता है, 1 mm तक होता है। तो आपका प्रिसीजन स्वाभाविक है होगा। तो हमने कहा कि इनवार प्रिसीजन स्टाफ जो होता है वो परिशुद्ध कार्यों के लिए किया जाता है, और इसका जो लिस्ट काउंट होता है कितना होता है, वो 1 mm होता है। तो लगभग लेवलिंग से इतने क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द इलांगेटेड एग्रीगेट आर दोज हुज लेंथ इज। क्या दिया है, इलांगेटेड एग्रीगेट आर दोज हुज लेंथ इज। जो इलांगेटेड एग्रीगेट होता है वह होता है जिसकी लंबाई क्या होती है, 1.8 टाइम्स होती है इट्स डायमेंशन। इसकी डायमेंशन का कितना होता है, 1.8 टाइम्स होता है। थर्ड वाला यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या कि एग्रीगेट क्या होता है, ऊपर से क्या होता है, इलांगेटेड और फ्लैकनेस एग्रीगेट क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो समझते हैं कि एग्रीगेट क्या होता है। तो समझिए कि कंक्रीट में जो एग्रीगेट होता है वो क्या होता है, वो इनर्ट फिलर के रूप में कार्य करता है। क्या होता है, इनर्ट फिलर के रूप में कार्य करता है। इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक। क्या बोलते हैं, पूरक बोला जाता है। तो जो कंक्रीट में एग्रीगेट होता है वो क्या होता है, इनर्ट फिलर या पूरक के रूप में कार्य करता है। पहली चीज़ तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कंक्रीट में पानी का pH मान कितना होना चाहिए। क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कंक्रीट में पानी का pH मान कितना होना चाहिए। तो याद रखिएगा 6 से कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए, 6 से कम नहीं होना चाहिए। कंक्रीट में पानी का pH मान जो है वो 6 से कम नहीं होना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में 6 से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होता है कि एग्रीगेट में फ्लैकीनेस और इलांगेटेड पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि कंक्रीट में फ्लैकीनेस और इलांगेटेड पार्टिकल्स का मान जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे ये होता है कि अगर ये मान होते हैं, यानी फ्लैकीनेस पार्टिकल्स होते हैं या फिर आपके इलांगेटेड पार्टिकल्स एग्रीगेट में मौजूद होते हैं, तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम कर देते हैं, यानी कम हो जाती है। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि एग्रीगेट में फ्लैकनेस और इलांगेटेड पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह कंक्रीट की स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन ये बनता है कि एग्रीगेट में, देखिए एग्रीगेट में इलांगेटेड या फ्लैकनेस पार्टिकल को जो है हम कम कर सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से हटा नहीं सकते। तो क्वेश्चन ये बनता है कि एग्रीगेट में फ्लैकी या इलांगेटेड पार्टिकल्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि एग्रीगेट में फ्लैकी और इलांगेटेड पार्टिकल का मान जो है कितना होना चाहिए। तो याद रखिएगा लगभग आपका 10 से 15%। कितना होता है, 10 से 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। हमने ये कहा कि कंक्रीट में जो एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं उस एग्रीगेट में फ्लैकी और इलांगेटेड पार्टिकल्स के जो मान होते हैं वो 10 से 15% से अधिक बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आपका और बनता है, ये क्वेश्चन क्या बनता है कि यदि कण की लंबाई उसके औसत माप से, क्या दिया है क्वेश्चन ये बनता है कि यदि कण की लंबाई उसके औसत माप से 9/5 से अधिक है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, 9/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.8 भी लिख सकते हैं। तो हमने ये कहा कि यदि कण की लंबाई उसके औसत माप से 9/5 से अधिक है तो यह किस प्रकार का पार्टिकल्स होता है, इसी को बोलते हैं इलांगेटेड पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, इलांगेटेड पार्टिकल्स बोलते हैं। इसको हम EPCD नोट कर देना, आप लोग कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। हमने ये कहा कि यदि कण की लंबाई उसके औसत माप से 9/5 से अधिक होता है तो इस पार्टिकल को क्या कहते हैं, इसे इलांगेटेड पार्टिकल्स कहते हैं। इसी तरह सेम क्वेश्चन बनता है कि यदि कण की लंबाई उसकी औसत माप से 3/5 से अधिक हो या 3/5 से यहाँ पर कम हो जाता है, तो 3/5 से कम हो तो ऐसे में क्या बोलते हैं, इस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, इसको फ्लैकी पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैकी पार्टिकल्स कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो हमारे एग्रीगेट होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ सर्कुलर पार्टिकल्स के एग्रीगेट होते हैं, कुछ सेमी सर्कुलर पार्टिकल एग्रीगेट होते हैं, कुछ आपका एंगुलर पार्टिकल्स एग्रीगेट होते हैं। तो इस प्रकार के एग्रीगेट होते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो सर्कुलर पार्टिकल के एग्रीगेट होते हैं,
सर्कुलर पार्टिकल वाले जो एग्रीगेट होते हैं उनमें वाइट्स का मान कितना होता है, उनमें वाइट्स का मान कितना होता है, तो लगभग आपका होता है 32 से 33%। याद रखिएगा, जो सर्कुलर पार्टिकल के एग्रीगेट होते हैं उनमें वाइट्स का जो मान होता है वो लगभग आपका 32 से 33% के बीच में रखा जाता है। और क्वेश्चन आपका ये बनता है, अगर सेमी सर्कुलर है, ठीक है, सेमी सर्कुलर पार्टिकल हैं और उनका एग्रीगेट में जो वाइट्स होते हैं उन वाइट्स का मान कितना होता है, तो लगभग होता है आपका 35 से लेकर 38% होता है। कितना होता है, 35 से लेकर 38% के बीच में रखा जाता है। अगर एंगुलर पार्टिकल्स हैं, क्या है, एंगुलर पार्टिकल्स हैं, तो उस एग्रीगेट में वाइट्स का मान कितना होता है, इसमें होता है 38 से लेकर के 45% होता है। कितना होता है, 38 से लेकर के 45% होता है। हमने आपको बताया कि जो सर्कुलर पार्टिकल्स होते हैं उसमें वाइट्स का मान जो होता है 32 से 33% होता है। जो सेमी सर्कुलर पार्टिकल्स होते हैं उनमें वाइट्स का मान जो है वो 35 से लेकर 38% के बीच में होता है। और जो एंगुलर पार्टिकल्स होते हैं उसमें वाइट्स का मान जो होता है वो 38 से लेकर के 45% के बीच में होता है। ये भी याद करने वाली चीज़ है, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका और बनता है कि जो कंक्रीट में एग्रीगेट हम यूज करते हैं, लगभग कंक्रीट का कितना % भाग एग्रीगेट का होता है। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि कंक्रीट में एग्रीगेट का कितना % मान होता है, तो कितना % भाग होता है, तो लगभग होता है आपका 75 to 85%। याद रखिए, कंक्रीट में एग्रीगेट का मान जो है वो 75 से लेकर 85% के बीच में इतना भाग वो जो है एग्रीगेट का होता है। ठीक है, कंक्रीट में 75 से 85% के बीच में एग्रीगेट का मान होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संडे स्पेशल सीरीज का पार्ट नंबर 2 भी अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।